मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो टैक्स पेयर्स एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से अनरजिस्टर्ड असेसमेंट जो है वो डिपार्टमेंट कर रहा है और उसके बाद आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो लगाई जा रही है। तो क्या हो रहा है, पूरा जो सिचुएशन है वो क्या है और अब आपको करना क्या है इसके अंदर, ये सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ ऐसे प्रोविजंस डिस्कस करने वाला हूं जो कि बहुत ही कॉमन तरीके से डिपार्टमेंट अब यूज कर रहा है। तो हो क्या रहा है, मैटर क्या है, बहुत ध्यान से पूरे सेशन को एंड तक समझिएगा या जुड़े रहिएगा ताकि आपको कोई भी पॉइंट जो है वो कंफ्यूज ना करे। अब क्योंकि यहाँ पर पोर्टल जो है ना वो दो तरीके से वर्क कर रहा है, इस वजह से सारी प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है रामू, ये पहले जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन था, लेकिन इसने अपने कॉन्टिन्यूअस 6 महीने की रिटर्न्स जो है वो नहीं फाइल करी है। तो इसकी वजह से डिपार्टमेंट ने इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 29 के अंदर कैंसिल कर दिया है, जो कि एज पर प्रोविजन है। अब ये जो रामू है, इसका जब जीएसटी नंबर कैंसिल हो चुका है, जीएसटी पोर्टल के द्वारा वहां पर एक्टिव नहीं दिख रहा, तो अब ये बैकएंड से मान लीजिए ये जो रामू है, ये कुछ आइटम या कुछ गुड्स या कुछ सर्विसेज परचेज कर रहा है। अब नंबर कैंसिल हो गया है, नंबर कैंसिलेशन के बाद ये परचेज करता है। अब जिससे ये परचेज करता है, इसका जो सप्लायर है, इस सप्लायर को क्या करना है, ये अपना जब जीएसटीआर 1 फाइल करना है इसको, तो वो क्या करता है, इस रामू के जीएसटीएन नंबर को अपनी जीएसटीआर 1 के टेबल नंबर 4B में डालता है, यानी कि B2B में डालता है। लेकिन पोर्टल क्या करता है, पोर्टल कहता है कि आप जो ये B2B का इनवॉइस इशू कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं इस जीएसटीएन के नाम पर, चूंकि ये जीएसटीएन ऑलरेडी कैंसल्ड है, तो हम आपको जीएसटीआर 1 में ये इनवॉइस अपलोड करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो जैसे ही ये इनवॉइस अपलोड करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, तो उसके 2A या 2B में जो डेटा है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। लेकिन दूसरी जो सिचुएशन है वो क्या है, रामू जो ये रजिस्टर्ड पर्सन है, मान लीजिए ये एक ऐसा सप्लायर है जो कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है, या फिर ये स्क्रैप डीलर है, लेट सपोज। बट मतलब ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो रामू पर्सन है जो ये सप्लाई दे रहा है, ये इस बार जो सप्लाई दे रहा है ये ऐसी एजेंसीज को सप्लाई दे रहा है या ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई दे रहा है जो टीडीएस काट करके जमा करेंगी, और टीडीएस जो है इस रामू के जीएसटीएन में जमा करी जाएंगी। अब इस सिचुएशन में समझिए, रामू ने इनवॉइस बना करके दिया टू द एजेंसी, टू द रजिस्टर्ड पर्सन, और वो एजेंसी, वो रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो टीडीएस काटेगा अंडर सेक्शन 51। अब जब ये टीडीएस काट करके जमा करेगा तो ये अपनी रिटर्न फाइल करेगा जीएसटीआर 7, और जीएसटीआर 7 के अंदर ये रामू का जीएसटी नंबर जो है वो फीड करेगा। अब रामू का जब जीएसटी नंबर फीड करेगा जो कि ऑलरेडी कैंसल्ड है, तो बहुत लोगों को सवाल ये आ रहा है कि सर जब जीएसटीआर 1 में अपलोड कर रहे थे तो यहां तो वो कैंसिल दिखला रहा था, अपलोड नहीं करने दे रहा था, लेकिन जब आप जीएसटीआर 7 फाइल करेंगे तो वहां पर ये जो रामू का कैंसल्ड जीएसटीएन है, क्या वो आप अपलोड कर पाएंगे? तो पोर्टल यहां पर इसको कहीं भी ब्लॉक नहीं करता है, आप उसे प्रॉपर अपलोड कर पाएंगे। तो होता ही यही है कि अब ये जो एजेंसी है जो टीडीएस काट करके जमा करेगी, वो क्या करती है, टीडीएस काटती है और इस कैंसल्ड जीएसटी नंबर के ऊपर जो है वो सारा का सारा टीडीएस जो है अपलोड कर देती है। अब मजेदार बात क्या होता है, रामू का जीएसटी नंबर चूंकि कैंसल्ड है, ये अपने जीएसटी रिटर्न्स को फाइल नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये जब टीडीएस काट लिया जाता है टीडीएस डिडक्टर के द्वारा, तो ये टीडीएस कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा रामू के टीडीएस और टीसीएस वाले सेक्शन में। अब आता है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट चेक करता है, प्रॉपर ऑफिसर ये चेक करते हैं कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद भी
आपके टीडीएस टीसीएस पर जो है वो इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ये कहना चाहते हैं कि अब जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद आपको टीडीएस के अंदर अमाउंट रिफ्लेक्ट किए जा रहे हैं, इन सारी सप्लाई को टैक्सेबल सप्लाई क्यों ना मान ली जाए, और इस टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर आपका जो टैक्स है वो क्यों ना लगा दिया जाए। इसी के साथ साथ इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो क्यों ना लगा दिया जाए, क्योंकि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड है, उसके बावजूद भी आप इनवॉइसेस जो है वो बना करके दे रहे हैं, जिसकी वजह से टीडीएस जो है वो डिडक्ट हो रहा है, यानी कि आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। रीजन आपका ये होना चाहिए कि आप अगर कैंसिल हो चुके, यानी कि आपका जीएसटी अगर कैंसिल हो गया है, तो एज पर प्रोविजन आप ना तो अब टैक्सेबल सप्लाई कर सकते हैं, ना आप टैक्स इनवॉइस बना सकते हैं। तो अगर आप टैक्स इनवॉइस नहीं बना रहे तो टीडीएस किस तरीके से कट रहा है, ये है डिपार्टमेंट का जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। तो यहां पर आप इस बात को समझिए कि आप ये ग्राउंड क्या ले पाएंगे कि जीएसटीआर 1 में तो इसको अपलोड नहीं करने दे रहे, तो जीएसटीआर 7 में अपलोड क्यों करने दे रहे, वहां पर ब्लॉक क्यों नहीं कर रहे। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। जीएसटीआर 1 में जब डेटा अपलोड होता है, दैट अमाउंट गोज टू द परचेजर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट, और इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर सेक्शन 16 ओनली इज एलिजिबल फॉर रजिस्टर्ड पर्सन, जबकि टीडीएस और टीसीएस में ऐसा नहीं है। टीडीएस और टीसीएस का अमाउंट जो डिडक्ट किया जाता है, जो अपलोड किया जाता है डिडक्टर कलेक्टर के द्वारा, दैट इज नॉट योर इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज योर इक्विवेलेंट टू कैश अमाउंट। इसीलिए आपका जो ये अमाउंट है ये कैश लेजर में जाता है, ना कि क्रेडिट लेजर में। जब आप सेक्शन 49 को देखेंगे तो आपको ये सारी बातें जो हैं वहां पर लिखी मिल जाएंगी। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, तो आप इमीडिएट रिवोकेशन के प्रोसेस में जाएं या इमीडिएट अपील फाइलिंग में जाएं, और आपके अगर जीएसटीआर 7 के द्वारा कोई टीडीएस टीसीएस का अमाउंट आ रहा है तो उसका ड्यू टैक्स जो भी बनता है उसको इमीडिएट जो है वो पे कर दे। यहां पर बहुत सारे असेसमेंट ऑर्डर्स जो हैं वो पास किए जा रहे हैं टैक्स और इंटरेस्ट के साथ, लेकिन डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है यहां। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद अंडर सेक्शन 29 असेसमेंट कर दिया जा रहा है सेक्शन 74 में। अब सेक्शन 74 में यहां पर क्या असेसमेंट हो सकता है, द आंसर इज नो। अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड है और आप पर्सन को लाइबल कर रहे हैं कि यू आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड यू हैव नॉट टेकन रजिस्ट्रेशन और योर रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड, तो उस केस में यहां पर सेक्शन 74 इन्वोक नहीं होगा। यहां पर सेक्शन 63 के अंदर असेसमेंट जो है वो किया जाना चाहिए। तो आपको ये सारी बातें जो है ध्यान में रखनी है। और इतने सारे सेक्शंस एक ही डिस्कशन के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से सेक्शन 29 यूज हो रहा है, किस तरीके से सेक्शन 51 यूज हो रहा है, किस तरीके से सेक्शन 74 यूज हो रहा है, किस तरीके से सेक्शन 63 यूज हो रहा है, कैसे सेक्शन 16 के बाद आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेनिफिट्स को देखना है। तो इस तरीके से जब आप पूरे प्रोविजंस को ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं, तो आप अपने केसेस को प्रॉपरली हैंडल कर पाएंगे। और इसी तरीके से जीएसटी के एक एक प्रोविजन, एक एक रूल, एक एक नोटिफिकेशन सर्कुलर को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी का महारथी बैच जो अभी स्टार्ट हुआ है, लाइव एंड फ्रेश बैच, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको होली स्पेशल ऑफर जो है वो अभी दिया जा रहा है, फ्लैट 10% डिस्काउंट। जी हाँ फ्रेंड्स, 10% का होली स्पेशल ऑफर जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया गया है। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228 पे कॉल या व्हाट्सएप करके। आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं, वहां भी पूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।